Bismillahirrahmanirrahim. So first of all, I welcome you all to this video tutorial again. As I have already studied and discussed the Factories Act 1934 from the section 1 to till the section 33 Qs and two different videos. Now in this video tutorial, I will start from the chapter 4, that is the restriction on the working hours of adult. In the previous discussion and different videos, I have discussed the different definitions of the factories, the workers, and then the seasonal factories, non-seasonal factories. इसके अलावा जो है जो different provisions है regarding the health and safety in the chapter 3. I have all discussed all these things in the previous videos. So in this video, let's proceed toward the chapter 4, that is the restriction on the working hour of adult. तो इसमें जो है different चीज़ें होगी like the कि adult worker जो है वो वीक में कितने आवर जो है काम कर सकता है, इस तरह जो है वो वीकली हॉलीडे कितनी है, मतलब एक वीक में जो है कितनी छुट्टियां हैं, दिन कंपेंसेटरी हॉलीडेज के हवाले से मतलब कि कितनी कंपेंसेशन हॉलीडे है, इसके अलावा जो डेली आवर्स है, इसके अलावा से क्या प्रोसीजर्स है कि एक एडल्ट इसके जो जो कि सीजनल फैक्ट्रीज या नॉन सीजनल फैक्ट्रीज में काम कर रहा है, सो इसके जो डेली आवर्स है वो कितने हैं for the adult and as well as for the adolescents. Then interval for rest, etc. So we will discuss all these things in the chapter 4, and then I will proceed toward the chapter 4a. There is the additional chapter 4a. There is the holiday with pay. इसमें ये है कि जो डिफरेंट हॉलीडे है, सपोज एनुअल हॉलीडे है, कैजुअल लीव है, सिक लीव्स हैं, एटसेट्रा. सो इसके जो फॉर इवन फेस्टिवल हॉलीडेज हैं, सो इसके जो है पेमेंट के प्रोसीजर किया है. सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द फर्स्ट ऑफ ऑल द चैप्टर 4, दैट इज द रिस्ट्रिक्शन on the working hour of the adult. That will start from the section. So that will start from the section 36. This was the previous chapters, by the way. So this was now the chapter 4, that is the restriction on the working hours of adult. इसमें हम जो है अल्लाह टाइप डिस्कशन करेंगे कि आया एक एडल्ट में डेली वो कितना काम कर सकता है, वीकली कितना काम कर सकता है इन एनी सीजनल और नॉन सीजनल फैक्ट्रीज, फिर जो ओवर टाइम का है उसका क्या प्रोसीजर्स है एटसेट्रा, देन पेमेंट का क्या प्रोसीजर होगा. सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द चैप्टर 34, देयर इज द वीकली आवर्स. सो इसमें सिंपल ये है कि नो एडल्ट वर्कर शुड बी अलाउड और रिक्वायर्ड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री फॉर मोर देन 48 आवर्स इन ए वीक. तो इसमें सिंपली ये डिस्कस किया है कि एक एडल्ट वर्कर जो है वो फैक्ट्री में वीक में जो है 48 आवर काम कर सकता है. इसी तरह ये नॉन सीजनल फैक्ट्रीज के लिए, अगर वो फैक्ट्री सीजनल है, सो ये जो आवर है इट में इंक्रीज फ्रॉम द 48 टू द 50 आवर्स इन अ वीक. इसमें फर्दर फिर ये है कि एक एडल्ट वर्कर है वो फैक्ट्री में इस तरह जो कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से कुछ काम जो है वो ज़्यादा है, सो वो इवन फॉर दी 56 आवर भी काम कर सकता है इन ए वीक. सो फ्रॉम द सेक्शन 34 इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट कि एक एडल्ट बंदा जो है वो वीक में वो नॉन सीजनल फैक्ट्रीज में 48 आवर काम कर सकता है, और अगर वो फैक्ट्री सीजनल है, सो वो बंदा जो है वो वर्कर जो है जो एडल्ट है वो 50 आवर्स तक काम कर सकता है इन ए वीक. अगर फैक्ट्रीज में कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से काम ज़्यादा है, सो द एडल्ट वर्कर कैन इवन वर्क फॉर दी 56 आवर इन ए वीक्स. Then let's proceed toward the section 35, that is the weekly holiday. So subsection 1 says that the no adult worker should be allowed to or are required to work in any factory on a Sunday. इसमें ये सिंपल ये है कि वीक में जो है एटलीस्ट संडे पर जो है छुट्टी देनी चाहिए. सो कोई भी वर्कर वो अलाउड नहीं है कि वो संडे पर जो है फैक्ट्री में काम करे, अनलेस वो जो डिफरेंट प्रोविजन है जो क्लास ए में दी गई है कि सपोज he had or will have a holiday for a whole day on one of the 3 day immediately before or after that Sunday. अगर इस सिचुएशन में वो संडे पर भी काम कर सकता है कि उस संडे से 3 दिन पहले या 3 दिन बाद जो है उसको छुट्टी दी जाएगी इन वीक.
सो वो फिर काम कर सकता है। क्लास बी में फिर ये है कि द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री शुड बिफोर दैट संडे, उस संडे या जो सब्स्टिट्यूट डे है वो जो है नोटिस देगा इंस्पेक्टर्स को रिगार्डिंग दी हॉलीडे, वो चाहे संडे हो या कोई और डे हो। जिस तरह हमने बताया कि उस संडे से 3 दिन पहले या 3 दिन बाद जो है उसको जो है एक छुट्टी एटलीस्ट वीक में देनी चाहिए। फिर सब क्लास टू में ये है कि एवरी फैक्ट्री में जो है मैनेजर आर रिक्वायर दे रिस्पॉन्सिबल टू डिस्प्ले दी नोटिस, जिसमें ये दिया गया हो कि आइदर ये वर्कर जो है या डिफरेंट वर्कर्स है ये संडे पर छुट्टी करेगी या जो है कोई और सब्स्टिट्यूट डे है एंड दैट दे विल बी ऑन हॉलिडे। Then फिर इसमें ये है कि provided no substitution should be made which will result in any worker, लेकिन इस तरह की कुछ जो है चीज़ें या अमेंडमेंट या जो सब्स्टिट्यूशन है रिगार्डिंग द वीकली हॉलीडे नहीं होनी चाहिए जिसमें जो है एक एडल्ट वर्कर जो है वो कंसेक्यूटिवली 10 डेज इन अ वीक जो है वो उसे काम करना पड़े। सो सिंपल मीन ये है कि एन एडल्ट वर्कर कैन नॉट वर्क consecutively for the 10 days until you have given them one holiday in a week. Then the subsection 2 says that the जो कि एक notice एक occupier या manager inspector को देगा, so even the notice can be cancelled by the officers yeah, or the inspectors. Now let's proceed toward the subsection 3 that says that we are in accordance with the provision of subsection 1 any worker जो है सबसेक्शन 1 की जो प्रोविजन है इसके अकॉर्डिंग अगर एक बंदा जो है काम करता है संडे पर, जिस तरह पहले हमने बताया कि अगर वो संडे पे काम करता है तो एटलीस्ट उसको उस संडे से 3 दिन पहले या 3 दिन बाद जो है आप छुट्टी दोगे, जो कि जो ऑक्यूपायर है या मैनेजर से एंड देन आल्सो गिव द नोटिस टू द इंस्पेक्टर एज वेल रिगार्डिंग दैट द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द हॉलीडे and his whole holiday 3 days before या after that Sunday. So that holiday will be count in जो पिछली weeks उसने जो काम किया है, so that holiday will be count जो कि 3 दिन पहले या 3 दिन बाद ली गई हो, so that will be count in the preceding weeks, mean in the previous weeks that will be count in that week and the weekly hours. Now the section 35 says the compensatory holiday where is a result of the passing of an order or making of rules under the provision of this act exam of factory. So इसमें सिंपल ये है कि अगर एक फैक्ट्री है और उसे जो है जो कि डिफरेंट प्रोविजंस इस एक्ट में दी गई है, सपोज एक फैक्ट्री को जो है सेक्शन 35 से एग्जाम्पशन दी गई, सो और अगर फिर एक वर्कर है उसकी जो है वीकली हॉलीडेज है वो उसमें अलाउड है और सपोज गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया कि ये फैक्ट्री एग्जाम्प्ट है, सो उस वर्कर को फिर जो है उसकी जितनी भी हॉलीडे बनती है वो उसे the occupiers or the manager of the factory will give them that number of equal holidays to that person जो कि लास्ट की गई हो। And subsection 2 says the provincial government जो है regarding in this manner अगर कोई फैक्ट्री है provincial government वो एग्जाम कर रही है कुछ सपोज सेक्शन 35 जो कि एक वीक हॉलीडे के हवाले से था कि एटलीस्ट जो है वीक में 1 डे वर्कर्स को छुट्टी देनी चाहिए अगर एक एग्जाम्पशन मिलती है किसी भी फैक्ट्रीज को। सो जिस तरह मैंने पहले बताया कि उस वर्कर की जितनी भी छुट्टियां बनती है रिगार्डिंग दैट वीक्स और द डिफरेंट वीक्स, तो गवर्नमेंट फायर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उतनी छुट्टियां जो है वो उस बंदे को फिर उस वर्कर को दे दे। Yeah, even the provincial government can make rules regarding that holiday as well. So now let's proceed toward the section 36. This is regarding the daily hours. So इसमें ये है कि no other worker will work continuously for more than 9 hours in a day. अगर वो मींस एक एडल्ट वर्कर जो है अगर फैक्ट्री नॉन सीजनल फैक्ट्रीज है सो वो इन अ डे में कितना काम कर सकता है 9 आवर काम कर सकते हैं, और अगर वो फैक्ट्री सीजनल फैक्ट्री है सो दे कैन वर्क इवन फॉर द 10 आवर एज वेल इन अ डे। जिस तरह में हमने पहले डिस्कस किया कि वीक में कितने आवर्स थे 48 फॉर द नॉन सीजनल फैक्ट्रीज and for the seasonal factories that was the 50. So if we combine both the daily and weekly hours, so that for the adult that working in the non-seasonal factories, so 948, and if the worker is work in the seasonal factory, so that will be 10 to 50, 10 to 50. So now let's proceed toward the 37, that is the interval for rest.
सो इसमें ये दिया गया है कि कोई भी एडल्ट ये अलाउड नहीं है कि वो कंसेक्यूटिवली 6 आवर तक जो है वो काम करे एटलीस्ट। आप उसे जो है 1 आवर जो है इंटरवल पर रेस्ट आपको देना पड़ेगा। अगर वो कंसेक्यूटिव 6 आवर तक काम करता है सो एटलीस्ट उस 6 आवर के बाद जो है या इवन इन द मिड ऑफ दीज 6 आवर आपको जो है उसे एटलीस्ट 1 आवर पर रेस्ट यू मस्ट गिव देम। एंड क्लास बी सेज दैट ये तो so that no period shall exceed 5 hours, and so that in worker shall per more than 5 hours before he had an interval for rest of at least। और अगर 5 आवर उसने जो है कंसेक्यूटिव काम किया सो एटलीस्ट 30 मिनट्स तक जो है उसे इंटरवल फॉर रेस्ट देनी चाहिए जो कि जो कि ½ एन आवर है। इसके अलावा जो है अगर एक वर्कर है फॉर मोर देन 8.5 आवर वो काम कर रहा है सो एटलीस्ट वो 2 सच इंटरवल जो है ले सकता है। So from the section 37, we concluded that if idle worker is work in any factory, so अगर वो continuously जो है 6 आवर तक काम कर रहा है, so at least उसको 1 आवर ब्रेक देनी चाहिए। और अगर वो 5 आवर से कंसेक्यूटिव काम करे, so at least आपको फिर 30 मिनट्स ब्रेक देनी चाहिए। और अगर वो कंटिन्यूसली 8.5 और 8.5 आवर तक काम कंटिन्यूसली काम कर रहा है सो एटलीस्ट आपको 2 such interval देनी चाहिए। Now let's proceed toward the section 38 that is the spread over। So the इसमें ये है कि एक एडेड वर्कर जो है वो नॉन सीजनल फैक्ट्रीज में इवन एक तो वर्किंग आवर है और फिर इंटरवल फॉर रेस्ट है जो कि सेक्शन 37 में दिया गया है। इसमें ये है कि एक एडेड वर्कर जो है वो इन सीजनल फैक्ट्रीज जो है फॉर द नॉन सीजनल फैक्ट्रीज वो उसका स्प्रेड ओवर कितना है 10.5 आवर, while for the seasonal factories it will be the 11.5 hour in a day। So this was about the spread over जिसमें जो है working hour as well as interval for rest दोनों combine आते हैं। Now let's proceed toward the section 9 that is regarding the notice of periods for work for adults and preparation thereof। तो इसमें सिंपल ये है कि every factories में जो section 36 सबसेक्शन 2 में जो चीज़ें हैं कि every factories में जो है स्पेसिफाइड नोटिस जो है वो लगानी चाहिए जो कि जो एडल्ट वर्कर वहाँ पर काम कर रहे हैं उसकी जो पीरियड्स है वो क्लासिफाई करेगी और उसमें जो है वही चीज़ें डिस्कस होगी। फिर सबसेक्शन 2 में ये है कि the period shown in the notice required by subsection 1 shall be fixed before and hand in accordance with the following provision of this section and should be such that worker working कि इसमें जो आप जो नोटिस बना रहे हैं रिगार्डिंग दी फॉर एडल्ट वर्कर इसमें जो है एटलीस्ट सेक्शन 34, 35 एंड 36 टू 38 जो है इसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। सो 34 वाज अबाउट व्हाट that was about the weekly hours। 35 was regarding what? The weekly holiday, then the compensatory holiday. And in the same manner, the 37 was regarding the 37 was regarding the interval for rest. And 38 is for what? The spread over, that is 11.5, and even the the 10.5 for the non-seasonal factories, while for the seasonal factories that will be 11.5 hours। सो आप जो नोटिस बना रहे हैं रिगार्डिंग दी एडल्ट वर्कर के लिए जो काम वहाँ पर कर रहे हैं सो वो नोटिस इस तरह होना चाहिए कि इसमें जो सेक्शन 34 से 38 तक जो प्रोविजंस है इसकी एटलीस्ट कंट्रावेंशन नहीं होनी चाहिए। देन सब सेक्शन 3 में ये है कि वी आर ऑल द एडल्ट वर्कर्स जो कि एक सेम पीरियड्स में काम कर रहे हैं। सो इसमें फिर सिंपल ये सेक्शन 33 सब सेक्शन 4 सब सेक्शन 4 3 5 एंड 6 7 एटसेट्रा और 8 में इवन कि आपको जो है एटलीस्ट इस जो वहाँ पर एक फैक्ट्री में जो एडल्ट वर्कर काम कर रहे हैं एटलीस्ट वहाँ पर जो है जो नोटिस ऑफ पीरियड्स या इवन उसकी जो वर्किंग कंडीशन है वो इस तरह अरेंज करनी चाहिए कि इसमें ओवरलैप ना हो जाए, दो शिफ्ट्स और दो रिले जो है वो एटलीस्ट ओवरलैप ना हो जाए। So now let's proceed toward the section 40 that is regarding the copy of notice of period for work to be sent to inspector। So इसमें सिंपल ये है कि सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 के अंडर जो आप नोटिस बना रहे हैं एटलीस्ट वो जो है विद इन 14 डेज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट आपको जो है किसको देनी चाहिए, इंस्पेक्टर को देनी चाहिए। सिंपल मीन्स ये है कि अगर एक फैक्ट्रीज है जो कि इस फैक्ट्रीज एक्ट 1934 से बिफोर बनाई गई है सो आपको फिर 14 दिन के अंदर बिफोर जो है
जो नोटिस पीरियड्स पर एडेड वर्कर आप बना रहे वो इंस्पेक्टर को देनी चाहिए। और अगर एक फैक्ट्री इस एक्ट के बाद जो है बनाई गई है, सो एक काम करने से एक दिन पहले आपको जो है इंस्पेक्टर को ये नोटिस देना चाहिए। एनी प्रपोज चेंज इन द सिस्टम ऑफ वर्क, और अगर आप जो है सिस्टम में चेंजेस कर रहे हैं, सपोज किसी की शिफ्ट चेंज कर रहे हैं, किसी की रिले चेंज कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उसकी 1 वीक उस प्रीवियस चेंजेस की एटलीस्ट होनी चाहिए। इसके सिंपल मीन ये है कि आपने अगर चेंजेस की, सपोज 1 को आपने चेंजेस की, सो नेक्स्ट चेंजेस आप जो है उस उन नोटिस में कर सकते हो ऑन द 8 days। So at least mean changes to at least 1 week. That interval must be passed when you do the next changes within that notice of period for work for adult. Then the register of adult worker section 41 में ये है कि the managers or even the occupier of the factory is responsible to prepare a register for the adult worker, जिसमें उस register में ये चीज़ें होगी, जिसमें जो है name and age होगा of that adult worker। इसके अलावा जो है उसका nature of work एंड द ग्रुप्स जिसमें वो काम कर रहा है इंक्लूडेड है, और वेयर हिज ग्रुप वर्क, उसकी जो ग्रुप है वो कौन से शिफ्ट्स और या रिले में काम कर रहा है। सो दैट विल बी आल्सो मेंशन्ड इन द रजिस्टर ऑफ द एडल्ट वर्कर्स। इसके अलावा फिर ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है वो इसमें फिर ये प्रोवाइडेड दैट द इंस्पेक्टर इज ऑफ ओपिनियन दैट एनी master rules are registered maintained as part of the routine of the factory gives। फिर ये है कि इंस्पेक्टर जो है उसे फर्दर इम्प्रूव कर सकता है कि और चीज़ें इसमें ऐड करो, सपोज नेम एज नेचर ऑफ वर्क ग्रुप्स आर रिले एंड शिफ्ट्स के अलावा जो है और चीज़ें भी वोट कर सकता है रिगार्डिंग द एडल्ट वर्कर। सो देन प्रोवाइडेड फर्दर दैट here the provincial government has inspired the condition of work in any factory or class of factory are such। इसमें फिर ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिगार्डिंग द रजिस्टर जो है किसी भी फैक्ट्री या सब फैक्ट्री को एग्जाम्प्ट भी कर सकती है। सब सेक्शन 2 में फिर ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है रिगार्डिंग द रजिस्टर ऑफ एडल्ट वर्कर इन फैक्ट्रीज। 42 में फिर ये है कि आवर ऑफ वर्क टू करस्पॉन्ड विद नोटिस अंडर सेक्शन 39 एंड रजिस्टर अंडर सेक्शन व्हाट 41। सो इसमें ये है कि आप जो फिर वो एडल्ट वर्कर जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, सो वो फिर अकॉर्डिंग टू द नोटिस एंड आल्सो अकॉर्डिंग टू द रजिस्टर जो है वो काम करेंगे। और एटलीस्ट उसका जो आवर ऑफ वर्क्स है, मीन आवर ऑफ वर्क का सिंपल मीन ये कि वर्कर द टाइम जिसके अंडर जो है फॉर द टाइम बीइंग जिसमें जो है एक वर्कर जो है वो अंडर द सुपरविजन ऑफ द ऑनर्स और द ऑक्युपायर्स होता है, सो दैट इज कॉल्ड द आवर ऑफ वर्क। सो सिंपल मीन ये है कि आवर ऑफ वर्क जो है आप एडेड वर्कर फिर वो करस्पॉन्ड होनी चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू द नोटिस एंड अकॉर्डिंग टू द रजिस्टर होनी चाहिए, ये आपको इस तरह अरेंज करनी चाहिए। Then section 43 is regarding the power to make rules exemption from the restriction। इसमें फिर different exemption भी कर सकती है provincial government, जो कि section 34 से even 38 तक, या even जो है section 34 से even 40 तक, और फिर वो कितने टाइम्स के लिए valid होगी। So for the provincial governments may make rules or exempt any factory from the provision of the section 45 subsection 1 class B, जो है वो किसी भी फैक्ट्री को एग्जाम कर सकती है। may make rules defining the person who hold position of supervision or management are employed in a confidential positions in any factory and the provision of this other than the provision of। So simple ये है कि provincial government के rules बना सकती है regarding the management, like in section 45 subsection 1 class B के अंडर नहीं। फिर सबसेक्शन 2 में ये कि provincial government exemption दे सकती है किसी भी फैक्ट्रीज को या इवन class of factories को from the provision of the section 34 to 8। लेकिन ये जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 34 से 38 तक, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि सेक्शन 34 में जो है वीकली आवर्स था, फिर जो है डिफरेंट कंपेंसेटरी हॉलीडेज थी, इसके अलावा जो है इंटरवल फॉर रेस्ट था, स्प्रेड ओवर था, एटसेट्रा। सो इन सारी चीज़ों की जो है कंपेंसेशन गवर्नमेंट कर सकता है, लेकिन दैट विल बी वैलिड ओनली फॉर द rules made under subsection 2, that will be valid only for a period of so rules made under the subsection 2 providing for any exemption may also provide for any exemption from। तो सिंपल ये है कि फिर गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि वो
इवन सेक्शन 34 से 39 और 39 और 40 के जो प्रोविजंस हैं, इसमें भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो एग्जाम्पशन कर सकती है। फिर ये है कि सब सेक्शन 5 में रूल मेड अंडर दिस सेक्शन, ये जो है वैलिड होगी ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। तो सिंपल मीन ये है सेक्शन 43 का कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी भी फैक्ट्री या क्लास ऑफ फैक्ट्रीज को एग्जाम्पशन दे सकती है फ्रॉम सेक्शन 34 to section 38, and that changes or exemption will be valid only for a period of 3 years। Even 39 or 30 or 40 में भी provincial government exemption कर सकती है किसी भी factories को। Then again in the section 44 it is given that the power to make order exemption from restriction। So फिर इसमें जो है further relaxation की गई है कि even provincial government जो है या relax कर सकती है या modify कर सकती है, जो कि 39 और 40 में जो provision दी गई है in such a manner जिस तरह जो provincial governments को fit लगे। Subsection 2 में of the section 44 says that the provincial government are subject to the control of the provincial government. The chief inspector even can give exemption from the section 34 to 40, and this will be valid only for a period of 2 months। And then provided that में ये है कि the provincial governments के public and trust पर जो है from time to time जो है by notification in official gazette जो है वो exemption कर सकती है। लेकिन ये जो सेक्शन 34 से जो कि सेक्शन 34 से 40 तक जो रिलैक्सेशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे रहा है किसी भी फैक्ट्रीज को या क्लास ऑफ फैक्ट्रीज को, सो द फर्स्ट इंस्टेंस दिस विल बी वैलिड ओनली फॉर द 2 month। लेकिन बाद में जो है पब्लिक इंटरेस्ट पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये एक्सटेंड कर सकती है इवन 6 month तक, लेकिन 6 month से ज़्यादा ये एग्जेम्पशन नहीं होनी चाहिए। Then section 45 says regarding the further restriction on the employment of women. So this is the most important section on this act. This says that no woman is allowed to work. This says that the no exemption will be done regarding the section 36. That is regarding the regarding in the women। तो सिंपल मीन ये है कि सेक्शन 36 में जो एग्जाम्पशन गवर्नमेंट दे रही है, जिस तरह हमने पहले बताया कि सेक्शन 34 से या इवन 38 तक दे सकती है एग्जाम्पशन, या इवन सेक्शन 34 से 40 तक एग्जाम्पशन दे सकती है, लेकिन दैट एग्जाम्पशन विल बी नॉट allowed for the in respect of women। फिर class B of subsection 1 of section 45 says that the provincial governments notification के थ्रू जो है इसमें जो है रिलैक्सेशन कर सकती है कि कोई भी वुमन जो है वो ओनली 6 AM to 7 PM तक काम कर सकती है, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसमें फर्दर स्लाइड चेंजेस कर सकती है कि वो 5 AM से 7:30 PM तक काम कर सकती है। लेकिन ये इस तरह अरेंज की जाए कि जो स्प्रेड ओवर है, जिस तरह हमने पहले बताया कि वो 11.5 आवर से ज़्यादा ना हो जाए। सो सिंपल मीन इसका ये है कि सेक्शन 36 में जो एग्जाम्पशन दे रही है कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वो किसी भी फैक्ट्रीज को एग्जाम्पशन दे रहा है, सो दैट एग्जाम्पशन विल बी नॉट इन द एक्सटेंट ऑफ द वुमेन। और फिर ये है कि किसी भी फैक्ट्री में वुमेन ओनली फ्रॉम 6 AM to 7 PM तक काम कर सकती है, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट फर्दर रिलैक्सेशन दे सकती है कि वो 5 AM से इवन 7:30 PM तक काम कर सकती है। लेकिन अगर वो नॉन सीजनल फैक्ट्रीज हैं, सो इसकी जो स्प्रेड ओवर है वो एटलीस्ट 10.5 आवर से ज़्यादा ना हो जाए, और अगर वो सीजनल फैक्ट्री है, सो एटलीस्ट वो 11.5 आवर से ज़्यादा ना हो जाए। देन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो फर्दर एग्जाम्पशन कर सकती है रिगार्डिंग दिस वुमेन जो टाइमिंग है, जैसा कि वो कोई भी वुमेन जो है वो ओनली 6 AM to 7 PM तक काम कर सकती है या 5 AM to 7:30 PM तक काम कर सकती है। लेकिन ये एग्जाम्पशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे सकती है कि वो फिश फार्मिंग फिश कैरिंग और द फिश कैनिंग फैक्ट्रीज जो है इन फैक्ट्रीज में प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैन गिव द एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन एज वेल। जो कि ये एग्जाम्पशन किस लिए दी जाती है, क्योंकि इससे जो है फर्दर डैमेज होता है या डिटोरिएशन होती है इन रॉ मटेरियल्स की। दैट वाई वुमेन जो है जो टाइम लाइन यहाँ पर दिया गया है कि ओनली वर्क बिटवीन 6 AM to 7 PM और दी 5 AM to 7:30 PM। सो ये एग्जाम्पशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे सकती है रिगार्डिंग दी फिश कैरिंग और दी फिश कैनिंग फूड फैक्ट्रीज, बिकॉज क्योंकि वहाँ पर जो है फर्दर डैमेज होता है या जो रॉ मटेरियल है that are deteriorated। That's why the provincial government can even give the exemption
regarding this timeline as well. Now let's proceed toward the section 46. This is regarding the special provision for the night shift. So it says that where a worker work in a shift which extend over midnight, the ensuing day for him should be deemed to be the periods of 24 hour. इसमें सिंपल ये है कि सपोज एक वर्कर है वो उसका नाइट शिफ्ट है और जिस तरह हमने पहले बताया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डे, सो डे अ पीरियड ऑफ 24 आवर इज कॉल्ड डे। लेकिन अगर एक बंदा है एक वर्कर है वो रात 12 बजे के बाद जो है 3 बजे सपोज इसकी शिफ्ट खत्म हो गई, सो फिर उस टाइम लाइन का क्या होगा। हम तो कह रहे हैं कि 12 बजे के बाद जब टाइम लाइन जो शुरू होता है दैट इज कॉल्ड द डे। सो इस सेक्शन में 46 में फिर ये है कि अगर एक वर्कर है उसकी जो शिफ्ट है वो एक्सटेंड हो जाए रात के 12 बजे से, सो जिस टाइम पर उसकी जो शिफ्ट ख़त्म हो गई, सो फिर अ पीरियड ऑफ 24 आवर विल स्टार्ट फ्रॉम दैट। सपोज उसकी 3 बजे शिफ्ट ख़त्म हो गई, सो 3 बजे के बाद जो है फिर 1 2 3 4 and then the 24 hour interval will be counted and that will be called as the day. Section 46 is regarding the so section 46 is regarding the extra pay for overtime. So इसमें simple mean ये है कि अगर वर्कर है वो नॉन सीजनल फैक्ट्रीज में काम कर रहा है फॉर मोर देन 9 आवर या इवन जो है फॉर मोर देन 48 आवर इन अ वीक, या इवन जो है वो सीजनल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं फॉर मोर देन, by this is mistaken, you write the 9 hour. We already mentioned in the aforesaid section that the adult worker can even work in the seasonal factory for 10 to 50. This was the timeline. So this is by the way mistaken, you write the 9 hour. So इसमें ये है कि एक adult worker जो है वो seasonal factories में अगर उसकी टाइमलाइन जो है वो 9 आवर इन अ डे और 50 आवर इन अ वीक से ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको ओवर टाइम के पैसे मिलेंगे, लेकिन जो ऑर्डिनरी रेट ऑफ पे है उसके डबल रेट पे। नाउ व्हाट इज द ऑर्डिनरी रेट ऑफ पे मींस ऑल द रिम्यूनरेशन कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड, जो कि इन टर्म ऑफ मनी जो है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दी गई हो। जैसे कि इसमें ये चीज़ें अलाउड नहीं है, लाइक द वीडियो ऑफ एनी हाउस accommodation, the supply applied to water or the medical attendance, or even any contribution paid by the employer, yeah, even some traveling allowance or even some bonuses, etc. So this will be not in case of the overpay. तो सिंपल मीन ये है कि अगर कोई वर्कर है वो नॉन सीजनल फैक्ट्रीज में मोर देन 9 आवर इन अ डे और मोर देन 48 आवर इन अ वीक काम कर रहा है तो फिर उसको डबल पे मिलेगी रिगार्डिंग द ओवर टाइम। ऑर्डिनरी रेट पे के जितने भी प्रोसीजर हैं उसके रेट पर फिर उसे जो ओवर टाइम के पैसे हैं वो डबल रेट पे मिलेंगी। और अगर वो फैक्ट्री सीजनल फैक्ट्री है और एक वर्कर 10 आवर इन अ डे और मोर देन 50 आवर इन अ वीक जो है काम कर रहा है, सो उसको भी फिर डबल रेट पे जो है पैसे मिलेंगे। where any worker are paid on a piece rate basis, और अगर वर्कर जो है वो पीस रेट बेसिस पे जो है काम कर रहा है, सपोज पीस रेट बेसिस का सिंपल मीन ये है कि एक वर्कर है वो सपोज 10 स्वेटर बनाना है इन 1 डे, तो फिर उसको जो है उन स्वेटर के नंबर्स के बेस पर जो है पैसे मिलेंगे। सो अगर इस तरह आपने किसी को एम्प्लॉय किया है तो फिर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है वो कंसर्न जो इंडस्ट्री के जितने भी ऑनर्स है या ऑक्युपायर्स है उससे फर्दर डिस्कशन के बाद जो है उसे उसके लिए भी जो ओवर टाइम है उसके पैसे उसके लिए भी कुछ प्रोसीजर बना सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो सेक्शन 47A में ये है obligation to work overtime. Any adult worker may be required to work overtime. इसमें सिंपल ये है कि कोई भी एडल्ट वर्कर अगर फैक्ट्री में सपोज इस तरह की कंडीशन है कि ओवर टाइम की ज़रूरत है, सो एडल्ट वर्कर कैन डू ओवर टाइम एज वेल, लेकिन उसको फिर जिस तरह सेक्शन 47 में हमने डिस्कस किया कि उसे उस ओवर टाइम की डबल पैसे मिलेंगे। और फीस रेट के लिए जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड कंसल्टेशन विद द फैक्ट्री or industry, they can make some rules. Then section 48 is regarding the restriction on double employment. So इसमें ये है कि no adult worker should be allowed to work in any factories on any day. इसमें सिंपल ये है कि अगर एक और एडल्ट वर्कर है वो एक बेस पर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, सो ऑन दैट सेम डे
वो फिर किसी और फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकता। देन सेक्शन 49 इज द कंट्रोल ऑफ ओवरलैपिंग शिफ्ट्स। इसमें ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट रूल बना सकती है कि अगर फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, सो इस तरह की जो जो वर्कर की जो रिले है या शिफ्ट्स है, वो इस तरह अरेंज की जाए कि इसमें जो है कोई ओवरलैपिंग ना हो जाए। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग दी चैप्टर 4। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द एडिशनल चैप्टर, दैट इज द चैप्टर 4A, जो कि हॉलिडे पे के हवाले से। सो सेक्शन 49A says the application of chapters। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि दिस चैप्टर इज नॉट एप्लीकेबल टू सीजनल फैक्ट्री। सीजनल फैक्ट्री हमने डिस्कस किया है कि कौन कौन से सीजनल फैक्ट्रीज हैं। टी, शुगर, काफ़ी, इंडिगो, ग्राउंड नट्स, और इवन जो कॉटन्स की जो फैक्ट्रीज है, दैट आर कॉल्ड दी सीजनल फैक्ट्री। सो सिंपल मीनिंग है कि चैप्टर 4A के जो जितनी भी प्रोविजंस हैं, दे आर नॉट एप्लीकेबल टू सीजनल फैक्ट्री। फिर सबसेक्शन 2 में ये है कि the provision of this chapter shall not affect to the prejudice of any rights। इसमें सिंपल ये है कि अगर किसी वर्कर को एग्रीमेंट्स उसके साथ हुआ है, अवार्ड और कॉन्ट्रैक्ट और सर्विसेज में जो है उसे कुछ मिला हो, सो फिर ये एक जो है उसकी ऑपरेट उन चीज़ों में जो है ऑपरेट नहीं होगा। So the 49B says the annual holiday regarding। So इसमें ये है कि every worker who has completed a period of 12 months, इसमें सिंपल ये है सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 49B में कि एक एडल्ट वर्कर है वो कंटिन्यूस 12 मंथ तक उसने काम किया, सो फिर एटलीस्ट 14 डेज जो है उसे एनुअल हॉलीडे देनी चाहिए। सबसेक्शन 2 में फिर ये है if a worker fail in any one such periods of 12 month, अगर किसी वर्कर ने जो है वो 14 डेज जो एनुअल हॉलीडे है उसकी वो इसने अवेल नहीं किए, सो फिर वो नेक्स्ट ईयर जो 14 डेज हॉलीडे उसको मिलेगी इन द नेक्स्ट ईयर, सो वो इसमें जो है शिफ्ट होगी, लेकिन ये 14 डेज से एक्सीड ना हो जाए। Then subsection 3 says if a worker entitled to holiday under subsection 1 is discharged by the employer, अगर एक एम्प्लॉयर ने जो है एक वर्कर को डिस्चार्ज किया और उसकी जो है हॉलीडे बनती है, तो फिर उसको उस हॉलीडे की पैसे मिलेंगे। फिर इसमें ये है कि कंटिन्यूस वर्क के हवाले से फिर ये है कि इस कंटिन्यूस वर्क में ये भी आता हो कि किसी रीजंस की वजह से वो सिक हो या एक्सीडेंट हो गया हो या कोई और रीजन से हो, सो इन सारी चीज़ों की वजह से अगर एक वर्कर जो उसने काम नहीं किया हो, सो दैट विल बी आल्सो इंक्लूडेड इन द कंटिन्यूस 12 मंथ वर्क एज वेल। सेक्शन 49C says regarding the pay during annual holiday। सो इसमें फिर ये है कि without prejudice to the condition governing the day or days, payment of wages Act 1936, which he actually worked during the preceding 3 month। सो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जो हॉलीडेज के दौरान, एनुअल हॉलीडे के दौरान, जो कि हमने पहले डिस्कस किया कि 14 डेज जो एटलीस्ट वो एनुअल हॉलीडे आप दोगे किसी भी वर्कर को अगर इसने कंटिन्यूसली 12 मंथ तक काम किया है, सो उसको जो इस हॉलीडे के पैसे है वो जो पिछले 3 महीने तक उसने जो काम किया होगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल गिव देम द पेमेंट ऑफ दैट हॉलीडे। फिर सेक्शन 49D says regarding the payment when to be made। फिर इसमें ये है कि आप जो है किसी एम्प्लॉयर्स को सॉरी द एम्प्लॉय को वो उसके जो हॉलीडेज के जो पैसे वो आप कब पे करोगे। सो अ वर्कर हु हैव बीन अलाउड हॉलीडे अंडर सेक्शन 94B के अंडर जो उसे अगर छुट्टियाँ मिली है, देयर इज एनुअल हॉलीडे नो, सो फिर इसमें ये है कि वो हॉलीडे स्टार्ट होने से पहले जो है आपको एटलीस्ट उसके जो जितने टोटल पैसे बनते हैं एटलीस्ट आपको उसे हाफ ऑफ द मनी शुड बी given to that individual। Then the 49E is regarding the power of inspector to act for the workers। तो इसमें सिंपल ये है कि इंस्पेक्टर जो है ऑन द बिहाफ ऑफ द वर्कर जो है वो एक्ट कर सकता है कि वो जो एम्प्लॉय की जो डिफरेंट डेली वीकली आवर्स है, ओवर टाइम्स के हवाले से जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं, या इवन जो डिफरेंट हॉलीडेज है लाइक द एनुअल हॉलीडेज है, या इवन फर्दर इन द कंटिन्यूएशन वी विल डिस्कस द कैजुअल एंड सिक लीव एज वेल, उसके हवाले से इन सारी चीज़ों को जो है वो इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑन द हाफ ऑफ द वर्कर जो है दे एक्ट। And then section 49F says the power to make rules। जिसमें सिंपली ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है फॉर द बेटर
अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर द बेटर वर्किंग ऑफ दिस एक्ट वो फर्दर रूल्स बना सकती हैं। फिर सेक्शन 49G में ये एग्जाम्पशन ऑफ फैक्ट्रीज फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर्स। सो जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि where the provincial government is inspired the believes rules applicable to worker in a factory provide benefit, जिसमें ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी भी फैक्ट्रीज को जो है उसको अगर ज़रूरत है सपोज वो बैंकक्रप्ट हो रही हो, सो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसे जो है कुछ एग्जाम्पशन दे सकती है रिगार्डिंग दी प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर्स, जिसमें जो है पेमेंट के हवाले से चीज़ें, एनुअल हॉलीडे के हवाले से चीज़ें एक्सेट्रा। और जिस तरह फिर मैं डिस्कस कर रहा था कि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग द एमसीक्यूज दैट हाउ मच एनुअल हॉलीडे इज अलाउड in a year, so 14. And now the casual and sick leave, so every worker should be given the 10 days in a year जो है उसको जो है एटलीस्ट कैजुअल लीव देनी चाहिए, और इन अ ईयर जो है 16 डेज जो है सिक लीव देनी चाहिए। जो एनुअल और कैजुअल लीव है they will be on full pay while the sick leave will be on the half pay. And then the section 49 I says regarding the festival holidays, इसमें ये है कि every worker should be allowed holiday with pay on all day declared by the provincial government. इसमें सिंपल ये है कि provincial government suppose declare करती है regarding some festival holidays like the Christmas or even the Eid etc. सो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब वो डिक्लेयर करेगी इन द ऑफिशियल गजट के इस डेट पर जो है फेस्टिवल हॉलीडे होगी, सो एवरी वर्कर इज आल्सो अलाउड टू टेक दैट हॉलीडे इन द फैक्ट्रीज एज वेल। अगर कोई बंदा जो है एक वो ऑन दैट हॉलीडे जो है एक वर्कर काम कर रहा है फैक्ट्रीज में, सो उसको फिर बट वन डे एडिशनल कंपेंसेटरी हॉलीडे। अगर एक बंदा फिर ये है कि एक वर्कर से वो फैक्ट्रीज में काम कर रहा है इवन ऑन दी फेस्टिवल हॉलीडे, सो वो फिर एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसे वन डे एडिशनल जो है कंपेंसेटरी हॉलीडे के पैसे उसे दे दे रिगार्डिंग दैट holiday. Now let's proceed toward the section, the chapter 5, that is regarding the special provision for the adolescents and children, जिसमें हम जो है adolescents की daily and weekly hours, इस तरह children's की daily and weekly hours के बारे में discussion करेंगे। So section 50 says that the provision of employment of young children, तो इसमें साफ साफ लिखा है कि एक child जिसने जो है जिसकी उम्र 14 साल से कम हो, they are not allowed to work in the factories. फिर section 51 में ये है कि non-adult worker to carry token giving references to certificate of fitness, इसमें ये है कि कोई भी child या adolescents वो allowed नहीं है कि फैक्ट्री में काम करे unless उसके पास जो है एक सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस होना चाहिए जो कि सेक्शन 52 के अंडर से दिया गया हो मैनेजर्स और दी फैक्ट्री ऑक्यूपायर्स ने। और फिर जो है या इवन उसके पास या तो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस होनी चाहिए तब वो फैक्ट्री में काम कर सकता है एक चाइल्ड या एडोलेसेंट, या एक टोकन जो है उसके साथ होना चाहिए जो कि रेफरेंस देगा इस सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस को। देन 52 इज रिगार्डिंग द सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। तो सेक्शन 52 में सिंपल ये है कि सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, इसमें ये है कि एक सर्टिफाइड सर्जन जो है उसे अगर एप्लीकेशन या अपील की जाए कोई भी चाइल्ड या एडोलेसेंस या इवन द पेरेंट्स और द गार्डियन ऑफ द दैट चाइल्ड और एडोलेसेंस, वो एक सर्टिफाइड सर्जन को जो है वो अपील करे कि उसके लिए आप जो है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस दें। सो द सर्टिफाइड सर्जन वो आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ दैट पर्सन सच पर्सन वो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस दे सकता है इवन एक चाइल्ड को जिसकी उम्र जिसने जो है एटलीस्ट दैट सच पर्सन हैज कंप्लीटेड 14 ईयर, जिसने तकरीबन 14 साल कंप्लीट किए हो एक चाइल्ड को भी सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस दे सकता है सर्टिफाइड सर्जन। इसके अलावा एक एडल्ट जिसने जो है या सॉरी नॉट द एडल्ट, दिस इज अगेन आई थिंक मिस्टेक इन राइट, दिस शुड बी द एडोलेसेंट, या एक एडोलेसेंट जिसने जो है 15 साल कंप्लीट किए हो सो से भी सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस दे सकता है एक सर्टिफाइड सर्जन। फिर ये सब सेक्शन 3 में कि सर्टिफाइड सर्जन जो है इवन वो सर्टिफिकेट जो है वो रिवोक भी कर सकता है, वापस भी ले सकता है एक चाइल्ड या एडोलेसेंट से, लेकिन फिर जो है उसे इसके लिए रीजंस देनी पड़ेगी कि दैट व्हाई दैट द सर्टिफाइड सर्जन रिवोक द सर्टिफिकेट ऑफ
such child are the adolescents. Then section 53 is regarding the effect of certificate granted to adolescents. इसमें सिंपल ये है कि एक एडोलेसेंट्स को जो सेक्शन 52 सबसेक्शन 2+b में जो सर्टिफिकेट मिलता है एक एडोलेसेंट्स को, और डेफिनेशन में हमने क्या डिस्कस किया था कि व्हाट इज द एज ऑफ द एडोलेसेंट्स, जिसने 15 साल कंप्लीट किए हो लेकिन 17 कंप्लीट नहीं किए हो, मीन्स सिंपली 15 to 17 साल के बीच में वो हो, सो दैट विल बी द एडोलेसेंट। सो अगर एक एडोलेसेंट को सेक्शन 52 सब सेक्शन 2+b के अंडर एक सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस मिलती है, सो फिर इस एक्ट के अंडर या इस चैप्टर के पर्पस के लिए वो एडल्ट हम कंसिडर करेंगे। और फिर एडल्ट के लिए जो है डिफरेंट प्रोविजंस है, लेकिन दैट इज द डेली आवर्स जो कि 9 आवर्स थी in the non-seasonal factories, and then 48 hour in the week, and then for the seasonal factory the daily hours was how much, 10 hours, and weekly 50 hours. So फिर वो हम consider करेंगे that adolescents will be considered as the adults for the purpose of this chapter 4. Subsection 2 में फिर ये है कि an adolescent who has not been granted a certificate of fitness, अगर एक adolescent को certificate of fitness नहीं मिलती, so that person or that adolescent will be considered as a child for the purpose of this act. Then इसमें further ये है कि restriction of the working hour of a child. So now let's take a break till the azan. So section 254 says that the restriction on the working hour of childs. So इसमें फिर जिस तरह हमने एडिट के लिए जो डिफरेंट डेली और वीकली आवर्स डिस्कस किए, इस तरह हमने जो है अब हम डिस्कस करेंगे फॉर द चाइल्ड्स द डेली एंड द वीकली आवर्स. So no childs should be allowed to work in any factory for more than 5 hours in a day. सिंपल मीन ये कि एक चाइल्ड जो है दिन में 5 घंटे काम कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं. और इसकी जो स्प्रेड ओवर है वो 7.5 आवर है. और एडल्ट के लिए कितना था, वो डेली जो है एडल्ट जो है 9 आवर काम कर सकते हैं और वीकली 48 आवर. इस तरह अगर ये नॉन सीजनल फैक्ट्री है, सीजनल फैक्ट्री है, सो 10 आवर्स एंड देन 50 आवर. लेकिन चाइल्ड के केस में 5 आवर एंड देन स्प्रेड ओवर विल बी 7.5 आवर. इस तरह फिर सब सेक्शन 3 में ये है कि नो चाइल्ड और एडोलेसेंट शेल बी, एक चाइल्ड या एडोलेसेंट जो है उसका टाइम इंटरवल कितना है, मतलब वो कितने टाइम इंटरवल में वो काम कर सकते हैं. सो ओनली दे कैन वर्क, द चाइल्ड और एडोलेसेंट्स कैन ओनली वर्क इन अ फैक्ट्री फ्रॉम द 6 AM to 7 PM. या इवन जो है गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट इसमें स्लाइड रिलैक्सेशन दे सकती है फ्रॉम 5 AM to 7:30 PM. जिस तरह वुमेन के केस में डिस्कस की गई थी कि only women is also allowed to work in a factory from 6 AM to 7 PM, but the provincial government can give a slight relaxation to her in some factories and the woman can also work from the 5 AM to 7:30 PM. And then subsection 4 says that the जो section 35 में जो exemption provincial government देगा, so this will be also not possible for the child as well. जिस तरह के women के लिए भी that exemption is not possible. फिर subsection 5 में ये है कि एक जिस दिन पर एक चाइल्ड एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, सो एटलीस्ट ऑन द सेम डे दे आर नॉट अलाउड टू वर्क इन एनी अदर फैक्ट्रीज. फिर 55 में नोटिस है अगेन, जिस तरह एडल्ट वर्कर के लिए एक नोटिस ऑफ पीरियड्स था, इस तरह नोटिस ऑफ पीरियड फॉर द वर्क फॉर चिल्ड्रन ये भी है कि एक प्रॉपर नोटिस लगानी चाहिए फैक्ट्रीज में, जिसमें जो चाइल्ड है उसकी वर्क के हवाले से डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की गई हो, जो कि सेक्शन 76 सबसेक्शन 2 के अंडर हो. And then they says that the period true in the notice required by subsection 1 should be fixed. ये जो है fixed होनी चाहिए beforehand in accordance with the method laid down section 39. सिंपल ये कि एटलीस्ट वो नोटिस इस तरह होनी चाहिए कि एक चाइल्ड वो सेक्शन 54 की कंट्रावेंशन ना करे. एंड देन फिर ये है कि द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 40 शैल अप्लाई आल्सो टू द नोटिस ऑफ पीरियड. सेक्शन 40 की जो प्रोविजन है वो जो चिल्ड्रन के लिए आप एक नोटिस बना रहे हो, दे विल बी आल्सो एप्लीकेबल, the provision of section 40 will be also applicable in that notice as well. Then the section 56 regarding the registers for the child workers, जिसमें एक चाइल्ड वर्कर की रजिस्टर होनी चाहिए जिसमें नेम एंड एज होगा उस चाइल्ड वर्कर का. फिर नेचर ऑफ वर्क
then the groups, and then any works are shifts. And then फिर ये है कि the provincial government rule बना सकती है कि किस तरह जो एक victories एक register maintain कर सकता है regarding the child. फिर 57 में ये है कि और of work to be correspond with the notice and register. इस तरह एडल्ट के लिए था कि जो notice आप बना रहे हैं within the factory regarding to what, regarding to the section 76 subsection 2 के अंडर जो जिस तरह आप एक notice बना रहे हो, so फिर उस notice के according जो है at least एक चाइल्ड की वर्क जो है वो इससे करेस्पॉन्ड हो उस नोटिस के, एंड आल्सो रिगार्डिंग दैट रजिस्टर एज वेल. सेक्शन 58 then says power to require medical examination. इसमें फिर ये है कि एक इंस्पेक्टर जो है एक इंस्पेक्टर की ओपिनियन में अगर ये आ जाए कि एक चाइल्ड वर्कर की सपोज या एक एडोलेसेंस की जो है उसे अगेन चेक करना चाहिए कि आए ये फिट है या मेडिकली फिट है या नहीं है. So इसमें ये है कि that any person working in a factory without certificate of fitness at a child and an adolescent, then a child or adolescent working in a factory with certificate is no longer, कि एक चाइल्ड या एडोलेसेंट से या तो इसके साथ जो है उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस नहीं है या है लेकिन अब कुछ रीजंस की वजह से वो फिट नहीं है टू वर्क इन फैक्ट्रीज, तो फिर जो है इंस्पेक्टर जो है मैनेजर्स ऑफ द फैक्ट्री को बता सकते हैं कि आप सर्टिफाइंग सर्जन से अगेन जो है मुआयना करवाएं और उससे जो है अगर वो फिट है तो आप उसे सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस दें, अगर वो फिट नहीं है सो दे ही और शी विल बी नॉट अलाउड टू वर्क इन ए फैक्ट्री. In the section 59 is regarding the power to make rules. तो इसमें फिर ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है regarding what, regarding the certificate of fitness जो कि सेक्शन 52 में दिए गए और जो कि सर्टिफाइड सर्जन देगा, and that certificate of fitness will be valid only for the 2 month, और जो कि जो सर्टिफाइंग सर्जन है वो हर जनवरी और जुलाई में जो है फिर डिफरेंट जो वर्कर्स है फैक्ट्री में काम करें उसकी एग्जामिनेशन करेगा एंड देन दे विल गिव देम द सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस. और इवन दी फिजिकल स्टैंडर्ड जो कि एक चाइल्ड या एडोलेसेंट्स को रिक्वायर है टू वर्क इन द फैक्ट्रीज, इसके लिए जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है. और इवन फॉर दी प्रोसीजर्स ऑफ दी सर्टिफाइंग सर्जन कि किस तरह जो है वो एक चिल्ड्रन या एडोलेसेंट या इवन एक एडल्ट जो है उसकी examination करेगा. Then class D is regarding the provincial government can also make rules for any other matter जो कि necessary हो regarding this chapters. Then section 59 is that provision to be in addition to Act 1938. इसमें फिर ये है कि इस chapters की जो कि हमने discuss किया कि the special provision for the adolescents and children. This was the name of the this chapter. इसमें जो डिफरेंट प्रोविजंस थी इसमें ये था कि सपोज एक चाइल्ड है वो डेली 5 आवर तक काम कर सकता है और लेकिन और इसके जो स्प्रेड ओवर है वो 7.5 आवर है, और फिर ये 6 AM to 7 PM तक काम कर सकता है, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्लाइट रिलैक्सेशन उसे दे सकती है कि वो इवन 5 AM to 7:30 AM जो है वो काम करे. और फिर और जो चीज़ें थी कि उसे इंटरवल पर रेस्ट देनी चाहिए, इस तरह उसे एक सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस देनी चाहिए चाइल्ड और एडोलेसेंट्स को. फिर अगर वो सो इसका सिंपल मीन सेक्शन 59 ए का ये है कि इस चैप्टर की जितनी भी प्रोविजंस हैं दे विल बी आल्सो इन एडिशन टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1932. इसके एडिशन में होगी, मीन इसकी खिलाफवर्जी ये नहीं है. So all the provision of this chapter will be added in regard and with respect to the Employment of Children Act 1938. So this was all regarding the chapter 5. Now let's proceed toward the so in the next video tutorial I will start from the chapter 6 and then the onward chapters, that is the chapter 7, that is the very easy and supplemental chapters. So till then, thank you all for your time and stay blessed.